अंतर्राज्यीय संबंध। भारतीय संघीय व्यवस्था का सफल संचालन न केवल केंद्र और राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों और घनिष्ठ सहयोग पर निर्भर करता है बल्कि राज्यों के बीच भी। इसलिए संविधान अंतर्राज्यीय समुदाय के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान करता है। 1. अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णयन। 2. अंतर्राज्यीय परिषदों के माध्यम से समन्वय। 3. सार्वजनिक कृत्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाही की पारस्परिक मान्यता। 4. अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए संसद द्वारा क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। अंतर्राज्यीय जल विवाद। संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन का प्रावधान करता है। यह 2 प्रावधान करता है। I. संसद कानून द्वारा किसी भी अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्याय निर्णयन का प्रावधान कर सकती है। ई. संसद यह भी प्रावधान कर सकती है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय को ऐसे किसी के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करना है। विवाद या शिकायत। इस प्रावधान के तहत संसद ने 2 कानून, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 बनाए हैं। नदी बोर्ड अधिनियम अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटियों के नियमन और विकास के लिए नदी बोर्डों की स्थापना का प्रावधान करता है। संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर उन्हें सलाह देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक नदी बोर्ड की स्थापना की जाती है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार को एक अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के संबंध में 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद के निर्णय के लिए एक तदर्थ न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और विवाद के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। किसी भी जल विवाद के संबंध में न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र है, जिसे इस अधिनियम के तहत ऐसे न्यायाधिकरण को संदर्भित किया जा सकता है। अंतर्राज्यीय जल विवादों को निपटाने के लिए एक अतिरिक्त न्यायिक तंत्र की आवश्यकता इस प्रकार है। सुप्रीम कोर्ट के पास वास्तव में पानी की आपूर्ति के संबंध में राज्यों के बीच किसी भी विवाद का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र होगा, यदि कानूनी अधिकारों या हितों का संबंध है। लेकिन अनुभव अधिकांश देशों ने दिखाया है कि पानी में निजी स्वामित्व हितों की समानता पर आधारित कानून के नियम उन राज्यों के बीच विवादों को निपटाने के लिए संतोषजनक आधार नहीं देते हैं जहां पानी की आपूर्ति के उचित उपयोग में बड़े पैमाने पर जनता के हित शामिल हैं। अब तक 2019 केंद्र सरकार ने 9 अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरणों का गठन किया है। ट्रिब्यूनल के नाम, जिन वर्षों में उनका गठन किया गया था और विवाद में शामिल राज्यों का उल्लेख तालिका 15.1 में किया गया है। तालिका 15.1 अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरणों की अब तक स्थापना। हाँ, नहीं। 1. नाम, कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण I। 2. गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण। 3. नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण। 4. रावी और ब्यास जल विवाद न्यायाधिकरण। 5. कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण। 6. कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 2। 7. विंसधारा जल विवाद न्यायाधिकरण। 8. महादई जल विवाद न्यायाधिकरण। 9. महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण में सेटअप 1969। शामिल राज्य 1969 महाराष्ट्र, कर्नाटका एवं आंध्र प्रदेश।
महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। 1969, 1986, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। 1990, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। 2004, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। 2010, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। 2010, गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। 2018, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अंतर्राज्यीय परिषदें। अनुच्छेद 263 राज्यों के बीच और केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को प्रभावित करने के लिए एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना पर विचार करता है। इस प्रकार, राष्ट्रपति ऐसी परिषद की स्थापना कर सकता है, यदि किसी भी समय उसे यह प्रतीत होता है कि उसकी स्थापना से जनहित की पूर्ति होगी। वह ऐसी परिषद और उसके संगठन और प्रक्रिया द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को परिभाषित कर सकता है। भले ही राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्य परिषद के कर्तव्यों को परिभाषित करने का अधिकार है, अनुच्छेद 263 उन कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है जो इसे निम्नलिखित तरीके से सौंपे जा सकते हैं। ए, राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच और सलाह देना। बी, उन विषयों की जांच और चर्चा करना जिनमें राज्य या केंद्र और राज्यों के साझा हित हैं, और सी, ऐसे किसी भी विषय पर और विशेष रूप से नीति के बेहतर समन्वय और उस पर कार्रवाई के लिए सिफारिशें करना। अंतर्राज्य पर पूछताछ और सलाह देने के लिए परिषद का कार्य। विवाद सरकारों के बीच कानूनी विवाद का फैसला करने के लिए अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के पूरक हैं। परिषद किसी भी विवाद से निपट सकती है, चाहे वह कानूनी हो या गैर कानूनी, लेकिन इसका कार्य अदालत के विपरीत सलाहकार है जो एक बाध्यकारी निर्णय देता है। अनुच्छेद 263 के उपरोक्त प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति ने संबंधित विषयों में नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें करने के लिए निम्नलिखित परिषदों की स्थापना की है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद घन, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों के लिए बिक्री कर के लिए 4 क्षेत्रीय परिषदें। 4 अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग 1983-88 ने संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतर्राज्य परिषद की स्थापना के लिए एक मजबूत मामला बनाया। इसने सिफारिश की कि अंतर्राज्य परिषद को उसी अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित अन्य निकायों से अलग करने के लिए इसे अंतर सरकारी परिषद कहा जाना चाहिए। आयोग ने सिफारिश की कि परिषद पर अनुच्छेद 263 ऊपर देखें के खंड बी और सी में निर्धारित कर्तव्यों का आरोप लगाया जाना चाहिए। सरकारिया आयोग की उपरोक्त सिफारिशों के अनुसरण में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990.5 में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की। इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं। आई, अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री। ई, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। ई, विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री। हिव, विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। वी, राष्ट्रपति शासन के तहत राज्यों के राज्यपाल। वी, प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाने वाले गृह मंत्री सहित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। परिषद के अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट रैंक के 5 मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार परिषद में स्थायी आमंत्रित हैं।
परिषद अंतर से संबंधित मुद्दों पर एक सिफारिशी निकाय है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध। इसका उद्देश्य जांच, चर्चा और द्वारा उनके बीच समन्वय को बढ़ावा देना। ऐसे मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके कर्तव्य विस्तार से इस प्रकार हैं। ऐसे विषयों की जांच और चर्चा करना जिनमें राज्य या केंद्र का साझा हित है, ऐसे किसी भी विषय पर बेहतरी के लिए सिफारिशें करना। नीति का समन्वय और उस पर कार्रवाई और सामान्य हित के ऐसे अन्य मामलों पर विचार विमर्श करना। राज्यों के रूप में अध्यक्ष द्वारा इसे संदर्भित किया जा सकता है। परिषद की एक वर्ष में कम से कम 3 बार बैठक हो सकती है। इसकी बैठकें कैमरे में होती हैं और सभी सवालों का फैसला आम सहमति से होता है। परिषद की एक स्थायी समिति भी है। इसकी स्थापना 1996 में परिषद के विचारार्थ मामलों के निरंतर परामर्श और प्रसंस्करण के लिए की गई थी। इसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री। 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। 9 मुख्यमंत्री। परिषद को एक सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जिसे अंतर राज्य परिषद सचिवालय कहा जाता है। यह सचिवालय 1991 में स्थापित किया गया था और इसका नेतृत्व भारत सरकार के एक सचिव द्वारा किया जाता है। 2011 से यह क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में भी कार्य कर रहा है। सार्वजनिक अधिनियम, रिकॉर्ड और न्यायिक कार्यवाही। संविधान के तहत प्रत्येक राज्य का अधिकार क्षेत्र उसके अपने क्षेत्र तक ही सीमित है। इसलिए यह संभव है कि एक राज्य के कृत्यों और अभिलेखों को दूसरे राज्य में मान्यता न मिले। ऐसी किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए संविधान में पूर्ण विश्वास और श्रेय खंड शामिल है जो निम्नलिखित को निर्धारित करता है। केंद्र और हर राज्य के सार्वजनिक कृत्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाही को भारत के पूरे क्षेत्र में पूर्ण विश्वास और श्रेय दिया जाना है। अभिव्यक्ति, सार्वजनिक कृत्यों में सरकार के विधायी और कार्यकारी दोनों कार्य शामिल हैं। अभिव्यक्ति, सार्वजनिक रिकॉर्ड में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में बनाई गई कोई आधिकारिक पुस्तक, रजिस्टर या रिकॉर्ड शामिल है। जिस तरीके से और शर्तों के तहत ऐसे कृत्यों, अभिलेखों और कार्यवाही को साबित किया जाना है और उनका प्रभाव निर्धारित किया जाना है, जैसा कि संसद के कानूनों द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि ऊपर उल्लिखित सामान्य नियम संसद की शक्ति के अधीन है कि वह सबूत के तरीके के साथ साथ एक राज्य के दूसरे राज्य में ऐसे कृत्यों, अभिलेखों और कार्यवाही के प्रभाव को भी प्रभावित करे। भारत के किसी भी हिस्से में दीवानी अदालतों के अंतिम निर्णय और आदेश भारत के भीतर कहीं भी निष्पादन में सक्षम है, निर्णय पर नए मुकदमे की आवश्यकता के बिना। यह नियम केवल दीवानी निर्णयों पर लागू होता है, न कि आपराधिक निर्णयों पर। दूसरे शब्दों में, किसी राज्य की अदालतों को दूसरे राज्य के दंड कानूनों को लागू करने की आवश्यकता नहीं है। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य। संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 तक भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग से संबंधित है। अनुच्छेद 301 घोषित करता है कि भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और संभोग मुक्त होगा। इस प्रावधान का उद्देश्य राज्यों के बीच सीमा अवरोधों को तोड़ना और देश में व्यापार, वाणिज्य और संभोग के मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से एक इकाई बनाना है। इस प्रावधान के तहत स्वतंत्रता अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और संभोग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और संभोग तक भी फैली हुई है। इस प्रकार
अनुच्छेद 301 का उल्लंघन होगा चाहे किसी राज्य की सीमा पर प्रतिबंध लगाए जाएं या किसी पूर्व या बाद के चरण में। संविधान के भाग 13 के अन्य प्रावधानों, अनुच्छेद 302 से 305 में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर अनुच्छेद 301 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों से मुक्ति है। इन्हें नीचे समझाया गया है। संसद सार्वजनिक हित में ट्रक वाणिज्य और राज्यों के बीच या एक स्टार 6 के भीतर संभोग की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन भारत के किसी भी हिस्से में माल की कमी के मामले को छोड़कर संसद एक राज्य को दूसरे पर वरीयता नहीं दे सकती है या राज्यों के बीच भेदभाव नहीं कर सकती है। किसी राज्य की विधायिका सार्वजनिक हित में उस राज्य के साथ या उस राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक विधायिका में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के साथ ही पेश किया जा सकता है। इसके अलावा राज्य विधायिका एक राज्य को दूसरे पर वरीयता दे सकती है या राज्यों के बीच भेदभाव कर सकती है। एक राज्य की विधायिका अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से आयातित माल पर कोई भी कर लगा सकती है जिसके अधीन उस राज्य में निर्मित सीमी सामान है। यह प्रावधान राज्य द्वारा भेदभावपूर्ण कर लगाने पर रोक लगाता है। स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 के तहत राष्ट्रवादी कानूनों यानी सेन या राज्यों के पक्ष में एकाधिकार प्रदान करने वाले कानून के अधीन है। इस प्रकार संसद या राज्य विधायिका से संबंधित सरकार द्वारा चलाए जाने के लिए कानून बनाती है। कोई भी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा, चाहे वह नागरिकों का बहिष्करण पूर्ण या आंशिक या अन्यथा, व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता और उस पर प्रतिबंध से संबंधित उपरोक्त प्रावधानों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संसद एक उपयुक्त प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है। संसद उस अधिकार को आवश्यक शक्तियां और कर्तव्य भी प्रदान कर सकती है, लेकिन अभी तक ऐसे किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है। आंचलिक परिषदें। क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक, संवैधानिक नहीं निकाय हैं। वे संसद के एक अधिनियम यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित किए गए हैं। इस अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रों उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित किया और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद प्रदान की। इन क्षेत्रों का निर्माण करते समय कई कारकों को ध्यान में रखा गया है जिनमें शामिल हैं देश के प्राकृतिक विभाजन, नदी प्रणाली और संचार के साधन, सांस्कृतिक और भाषाई संबंध और आर्थिक विकास, सुरक्षा और कानून और व्यवस्था की आवश्यकताएं। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। 1. केंद्र सरकार के गृह मंत्री। बी. क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। सी. क्षेत्र में प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्री। डी. क्षेत्र में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक। इसके अलावा निम्नलिखित व्यक्तियों को सलाहकार के रूप में क्षेत्रीय परिषद के साथ जोड़ा जा सकता है, अर्थात बैठकों में मतदान के अधिकार के बिना योजना आयोग द्वारा नामित व्यक्ति। प्रमुख। क्षेत्र में प्रत्येक राज्य की सरकार के सचिव और जोन में प्रत्येक राज्य के विकास आयुक्त। केंद्र सरकार के गृह मंत्री 5 क्षेत्रीय परिषदों के सामान्य अध्यक्ष होते हैं। प्रत्येक मुख्यमंत्री बारी बारी से परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, एक समय में 1 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है। वे आर्थिक और सामाजिक नियोजन, भाषाई अल्पसंख्यकों, सीमा विवाद,
अंतर्राज्यीय परिवहन आदि जैसे मामलों पर चर्चा करते हैं और सिफारिशें करते हैं। वे केवल विचार विमर्श और सलाहकार निकाय हैं। क्षेत्रीय परिषदों के उद्देश्य या कार्य विस्तार से इस प्रकार हैं। देश के भावनात्मक एकीकरण को प्राप्त करने के लिए तीव्र राज्य चेतना, क्षेत्रवाद, भाषावाद और विशिष्ट प्रवृत्तियों के विकास को रोकने में मदद करना। कुछ मामलों में अलगाव के बाद के प्रभावों को दूर करने में मदद करने के लिए ताकि पुनर्गठन, एकीकरण और आर्थिक उन्नति की प्रक्रिया को सिंक्रोनाइज किया जा सके। केंद्र और राज्यों को सामाजिक और आर्थिक मामलों में एक दूसरे के साथ सहयोग करने और समान नीतियों को विकसित करने के लिए विचारों और अनुभव का आदान प्रदान करने में सक्षम बनाना। सफल और शीघ्रता में एक दूसरे का सहयोग करना। प्रमुख विकास परियोजनाओं का निष्पादन। देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच किसी प्रकार का राजनीतिक संतुलन सुनिश्चित करना। उत्तर पूर्वी परिषद उपरोक्त क्षेत्रीय परिषदों के अलावा संसद के एक अलग अधिनियम 1971.8 के उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम द्वारा एक उत्तर पूर्वी परिषद बनाई गई थी। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा शामिल हैं और सिक्किम। 9 इसके कार्य क्षेत्रीय परिषदों के समान हैं, लेकिन कुछ परिवर्धन के साथ। इसे समान महत्व के मामलों को शामिल करते हुए एक एकीकृत और समन्वित क्षेत्रीय योजना तैयार करनी है। इसे समय समय पर क्षेत्र में सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदस्य राज्यों द्वारा किए गए उपायों की समीक्षा करनी होती है। तालिका 15.2 क्षेत्रीय परिषदें एक नजर में। नाम, सदस्यों, मुख्यालय। 1. उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर। नई दिल्ली एंड लद्दाख, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। 2. केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इलाहाबाद। 3. पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, ओडिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और कोलकाता। 4. वेस्टर्न गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा जोनल काउंसिल एंड नगर हवेली एंड दमन एंड। वह कहते हैं, मुंबई। 5. दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, क्षेत्रीय परिषद, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। चेन्नई। तालिका 15.3 अंतर्राज्यीय संबंधों से संबंधित लेख एक नजर में। लेख कोई विषय वस्तु। सार्वजनिक अधिनियमों की पारस्परिक मान्यता आदि। 261। सार्वजनिक अधिनियम, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही। जल से संबंधित विवाद के जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णयन। अंतर्राज्यीय नदियां या नदी घाटियां। 262। राज्यों के बीच समन्वय। 263। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य। 301। व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता। व्यापार, वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए संसद की शक्ति। 302। 303। व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर प्रतिबंध। व्यापार, वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध। राज्यों के बीच मौजूदा कानूनों और कानूनों की बचत। राज्य के एकाधिकार। 304। 305। 306। व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने के लिए पहली अनुसूची के भाग बी में कुछ राज्यों की शक्ति।
निरस्त। 307 अनुच्छेद 301 से 304 के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए प्राधिकरण की नियुक्ति। नोट्स और संदर्भ। 1. संयुक्त संसदीय समिति का प्रतिवेदन। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की प्रवर समिति को भारत की भावी सरकार पर विचार करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स की एक समिति के साथ शामिल होने के लिए नियुक्त किया गया। 2 MP जैन, भारतीय संवैधानिक कानून, वाधवा, चौथा संस्करण, p. 382। 3. इसे मूल रूप से केंद्रीय स्थानीय स्वशासन परिषद 1954 के रूप में जाना जाता था। 4. सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन और सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी की स्थापना संसद के अधिनियमों के तहत की गई थी। 5. अंतर्राज्यीय परिषद आदेश दिनांक 28 मई 1990। 6. उदाहरण के लिए, संसद ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बनाया है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को पेट्रोलियम, कोयला, लोहा और इस्पात जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। 7. संयुक्त राज्य अमेरिका में इस तरह के प्राधिकरण को अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग के रूप में जाना जाता है। 8. यह 8 अगस्त 1972 को अस्तित्व में आया। 9. 2002 में सिक्किम को उत्तर पूर्वी परिषद के 8वें सदस्य के रूप में जोड़ा गया था।